हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा चंद वंश का प्रशासन। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आज का जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर जो इससे पहला जो पीसीएस मेंस का एग्जाम हुआ उसमें चंदों का प्रशासन 250 वर्ड्स में पूछा गया था। लेकिन प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो इसमें कई फैक्ट ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए मददगार साबित होंगे। तो सिक्वेंसली ये हिस्ट्री का सिलेबस चल रहा है और यूट्यूब पे आपको पता भी होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठाएं। अब लेकर चलते हैं चंद प्रशासन। चंद प्रशासन, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चंदवंश है, चंदवंश ये जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड का जो ये पूर्वी हिस्सा है, ईस्ट वाला हिस्सा है, चूंकि इधर नेपाल है, नेपाल, चाइना आदि, ये पूर्वी उत्तराखंड का अंतिम, मैं लिख देता हूं, पूर्वी उत्तराखंड का अंतिम क्षेत्रीय राजवंश था, अंतिम क्षेत्रीय राजवंश है। चूंकि जब चंदों का अंत हुआ, चंदों का अंत बेसिकली किया था गोरखों ने, और गोरखों का अंत किया अंग्रेजों ने। तो चंदों के बाद लगभग 157 ईयर तक यहां पर विदेशियों का शासन रहा, क्योंकि 1790 में महेंद्र चंद का अंत किया गोरखों ने, और 1790 से लेकर के 1815 तक गोरखों का शासन रहेगा, और गोरखों के बाद 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा। देखिए, यहां जो शासन का शासन का जो प्रमुख है ये राजा होता था, राजा। यहाँ के राजा की विशेषता ये थी कि यहाँ के जो राजा हैं ये बहुत ही कल्याणकारी कार्य किए इन्होंने, कल्याणकारी कई परोपकारी कार्य किए। इसके साथ साथ सेकुलर थे, यानी धर्म सहिष्णु थे। इन्होंने प्रजा हित को सर्वोपरि रखा और प्रजा हित में कई काम किए, जैसे इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया, इन्होंने स्कूलों का निर्माण कराया, और तो और इन्होंने छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था की थी। यहाँ के जो राजा हैं ये वीर थे, साहसी भी थे, अच्छे योद्धा भी थे, कूटनीतिज्ञ भी थे, डिप्लोमेटिक नीतिज्ञ, और दूरदर्शी। देखिए, चूंकि ये अच्छे योद्धा हैं, वीर हैं, तभी तो इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। इसके साथ साथ इन्होंने डोटियों को पराजित किया। इनके राज्यों पर रोहिलों का आक्रमण होता था, इनसे अपने राज्य की सुरक्षा की। इसके साथ साथ पवारों के भी आक्रमण हुए, इन्होंने पवारों को भी पराजित किया। तो ये तभी स्वाभाविक था चूंकि ये वीर और अच्छे योद्धा थे। जहां तक कूटनीति की बात है, कूटनीति और दूरदर्शिता के परिचय की बात है, यहां पर कुछ उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको। इन्होंने समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर मुगल शासकों से अपने संबंध बनाए, अच्छे संबंध रखे, ये इनकी दूरदर्शिता थी। और कूटनीति की एक बात और मैं बताना चाहूंगा, जब मुगलों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह जब बाज बहादुर चंद के पास आया तो इसने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उसे कुछ भेंट आदि देकर पंवार राज्य में मेदिनी शाह के पास भेज दिया। तो कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी भी थे। देखिए, इनका जो शासन है, यहां पर जो राजा है, राजा का जो पद है, ये हेरिडिटी यानी वंशानुगत था, वंशानुगत है। राजा का पद वंशानुगत है, अर्थात मोनार्ची सिस्टम यानी राजतंत्रात्मक प्रणाली थी। इन्होंने राज्य की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। एक्चुअली में जो तराई भाबर का क्षेत्र है वहां की लैंड बहुत ही फर्टाइल है। बेसिकली वहां रोहिलों के आक्रमण होते थे, चूंकि सबसे उपजाऊ भूमि यही थी, और ये राज्य की सीमाओं को निर्धारित भी करती थी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से यहां पर रुद्रचंद ने रुद्रपुर और बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर बसाए, और यहां पर सैनिक चौकियां भी बनाई थी। तो यहाँ का जो राजा है ये विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है,
और इन्हीं के सहयोग से शासन करता है। इनमें देखिए एक युवराज है, युवराज, युवराज, मंत्री, दीवान, सेनापति, खजांची, खजांची, फौजदार, फौजदार, राजपुरोहित, पुरोहित। तो इन अधिकारियों के नाम आए हैं, इनके सहयोग से शासन करता है। लेकिन इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने शासन में स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया, स्थानीय लोगों का सहयोग लिया। और ये जो स्थानीय लोगों को इन्होंने कुछ वर्गों में बांटा था। तो यहां पर जो वर्ग हैं उन वर्गों में जैसे पंचथोक, एक नाम सुना होगा आपने, पंचथोक, पंचथोक, चार बूढ़ा, चार चौथानी, चार चौथानी, अर्थात इस तरीके से वर्ग थे। और इसमें उत्तराखंड के अलग अलग जातियों के लोग थे। जैसे पंचथोक में बेसिकली फर्त्याल और मेहरा थे, फर्त्याल और मेहरा थे, मेहरा। तो जो यहां पर शासन होता था, इस शासन में राज्य के यानी जो स्थानीय लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व रहता था। तो यही कारण है जो इतिहासकार बीडी पांडे है, कल मैंने टेस्ट पेपर में क्वेश्चन भी दिया था, बीडी पांडे ने इनके शासन को पंचायती राज कहा। पंचायती राज यानी सत्ता को यहां पर डिसेंट्रलाइज किया गया था, यानी स्थानीय लोगों के हाथों में भी शासन की बागडोर दी गई थी। ये जो स्थानीय लोग हैं, इन स्थानीय लोगों में से उच्च पदों पर लोग नियुक्त होते थे, अर्थात ये स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन जैसे जैसे राज्य का विस्तार होने लगा, राज्य का विस्तार हुआ, तो उत्तराखंड की जो प्रजा ये दो वर्गों में बटी, एक फर्त्याल और दूसरी है मेहरा। इनका राज्य में हस्तक्षेप भी होता था, राज्य विस्तार में इनका बहुत सहयोग भी मिला। लेकिन ध्यान रखिए, जब अयोग्य उत्तराधिकारी आए, यानी योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में राज्य में इनका हस्तक्षेप अधिक बढ़ा और इन्होंने निरंकुशता का परिचय दे दिया, जो राज्य के लिए सकारात्मक नहीं था। तो यहां पर जो शासन की सबसे छोटी इकाई है वो गांव है। शासन की जो सबसे छोटी इकाई ये गांव थी, और ग्राम का नेतृत्व गांव का एक मुखिया, जिसे ग्राम प्रधान कहते हैं, ग्राम प्रधान करता था। इस ग्राम प्रधान के बेसिकली दो काम थे। एक तो गांव से कर वसूल करना था, कर वसूलना, और दूसरा गांव का शासन प्रबंध देखना था। अब ये जो ग्राम प्रधान है, इसकी सहायता के लिए भी राज्य द्वारा 2 अधिकारी नियुक्त होते थे, और वे 2 अधिकारी जो हैं उनमें एक नाम है, 2 अधिकारियों में एक नाम है कोटाल, कल मैंने पेपर में भी दिया था कोटाल, और दूसरा जो होता था इसका नाम था पहरी। एक कोटाल है और एक पहरी, और यही एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। देखिए, कोटाल का काम जो होता था, ये जो भू राजस्व होता था, भू राजस्व का लेखा जोखा रखना था। लेखा जोखा अर्थात जो एग्रीकल्चर से टैक्स जनरेट होता है उसका रिकॉर्ड रखना है। एक होता है पहरी। पहरी का काम जो होता था, ये गांव की बेसिकली सुरक्षा करता था, अर्थात ये एक तरीके से चौकीदार था, और ये हमेशा किसी नीची जाति से आता था। अब इनके हम सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे, यानी राज्य की जो आय होती है, वो राज्य की आय कहां से आती है। तो आय के स्रोत, स्टूडेंट्स, जो आय हैं, आय का जो मुख्य स्रोत है, ये भू राजस्व है। भू राजस्व, देखिए ध्यान रखना है,
जो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन से भी आय होती है, लेकिन वहां से कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, तो भू राजस्व से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व है। देखिए यहाँ पर जो भू राजस्व है, बेसिकली यहाँ भूमि की माप कराई जाती थी, माप के आधार पर कर लिया जाता था, आधार पर, और संभवतः ये 1/6 था। लेकिन यहाँ ये भी व्यवस्था थी कि जो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि भूमि से टैक्स अधिक लिया जाता था, अधिक। और जब यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाता था तो ये कठोरता से वसूला जाता था, कठोरता से लिया जाता था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि कोई अकाल पड़ता है, अकाल के कारण यदि फसलें नष्ट हो जाती थी, तो ऐसे में राज्य के द्वारा टैक्स माफ कर दिया जाता था, टैक्स माफ। तो देखिए इनके भू राजस्व से संबंधित 2 क्वेश्चन फैक्चुअल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए नंबर 1, यहां पर एक नाम आता है थातवान। ये जो थातवान है, थातवान, ये कर वसूल कर इसे राजकोष में जमा करता था, राजकोष। तो यहां पर कर कौन वसूल रहा है? थातवान। और यहां पर दूसरा है कैनी। यहां पर एक कैनी जाति थी, कैनी जाति के जो लोग हैं, ये संभवतः निचली जाति से आते थे और ये लोग खेती करते थे। ये दास हैं एक तरीके से, ये खेती करते हैं। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर एक बार रिपीट कर देता हूं। कोटाल, पहरी, थातवान, कैनी, तो इस तरीके के फैक्ट पूछ लेता है एग्जाम में कि इसका मीनिंग क्या है, ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया। अभी मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये भी बताया कि जो लैंड फर्टाइल होती थी वहां टैक्स रेट ज्यादा होता था। तो यहाँ जो लैंड फर्टाइल है, बेसिकली वो तराई भाबर का क्षेत्र है। अब ये तराई भाबर, जिसे माल भी कहते हैं, उसके राजस्व व्यवस्था को देखते हैं। तराई भाबर, तराई भाबर, देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम माल भी कहते हैं, माल। तो यहाँ की राजस्व व्यवस्था कैसी थी? एक्चुअली में ये जो तराई भाबर का क्षेत्र है, कल मैंने बताया कि यहाँ का जो फाउंडर था, फाउंडर कल जब मैंने डिस्कस किया आपके साथ, सोमचंद। तो सोमचंद को 15 बीघा जमीन दी गई थी, और वो 15 बीघा जो जमीन थी उसमें उसने राजभुंगा का किला बनाया था, जिसे चंपावत नगर नाम से जाना गया, और उसे राजधानी बनाया था। लेकिन इसके साथ साथ उसे दहेज में इस सोमचंद को तराई भाबर का भी क्षेत्र दिया गया था, तराई भाबर का क्षेत्र दिया गया। और कालांतर में चंदों ने इस तराई भाबर के क्षेत्र का विस्तार किया। जैसे एक नाम आता है ज्ञानचंद। देखिए फिरोज तुगलक ने उसे गरुड़ की उपाधि भी दी थी। तो ज्ञानचंद पहला चंद शासक था जिसने मुस्लिम शासकों से संबंध स्थापित किए, और फिरोज तुगलक के दरबार में जाकर उसे कुछ भेंट आदि दी, और कहा कि जो तराई भाबर का क्षेत्र है, यहां पर रोहिले लूटपाट करते हैं। तो फिरोज तुगलक ने ज्ञानचंद को अब वहां की जागीर दे दी थी। तो यानी सोमचंद को ये तराई भाबर का क्षेत्र मिला, और ज्ञानचंद ने इसका विस्तार किया, ज्ञानचंद ने इसका विस्तार किया था, विस्तार। देखिए इसकी सुरक्षा के लिए रुद्रचंद ने रुद्रपुर नगर बसाया, और बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर बसाया, और वहां पर सैनिक चौकियां स्थापित की थी। तो ये तराई भाबर माल जो इसे बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ राज्य की जो आय होती है उसके कुछ अदर टैक्स भी आते हैं, अदर टैक्स। देखिए उसमें गृह कर है, गृह कर, एक चराई कर है, चराई कर, एक भेंट है, भेंट, और एक झूलिया, झूलिया। अब देखिए झूलिया क्या होता है, ये मेरे संज्ञान से बाहर है, लेकिन झूलिया कोई टैक्स है, उसके बारे में प्रॉपर डिटेल नहीं मिल रही है। अब गृह कर यानी हाउस टैक्स, एक चराई कर है, यानी पशु जब चारागाहों पर चरते थे तो उनसे टैक्स लिया जाता था। याद कीजिए दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी को, उसने घरई और चराई 2 कर लिए थे, और जिसे फिरोज तुगलक ने समाप्त किया था। तो ये वही 2 टैक्स हैं। भेंट का मतलब होता है गिफ्ट देना, तो इनसे आय होती है। इसके साथ साथ अगर हम आय की बात करें, ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से खनिज, वन, औषधि आदि, इनसे भी आय प्राप्त होती है।
और देखिए आय का एक मुख्य अन्य स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण भूतांत्रिक व्यापार है। भूतांत्रिक व्यापार से भी यहाँ टैक्स मिलता है, इससे भी आय होती है। ये वही भूतांत्रिक व्यापार, याद कीजिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बाज बहादुर चंद ने हूणियों को पराजित किया था, क्योंकि हूणियों के कारण ये भूतांत्रिक व्यापार प्रभावित हो रहा था और हूणियों के कारण मानसरोवर यात्रा भी प्रभावित हो रही थी। अब इनके हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन पे चर्चा करते हैं, यानी सैन्य प्रशासन। देखिए सैन्य प्रशासन, इनके पास एक अच्छी सेना थी। अच्छी सेना के कारण ही पवार, डोटी और रोहेलों से अपने राज्य की रक्षा करने में सफल रहे। तो सेना यहां पर बेसिकली दो प्रकार की है, एक अश्व सेना और एक यहां पैदल सेना थी, पैदल सेना। यहां सेना को जो वेतन है, वेतन एक जागीर के रूप में दिया जाता था। वेतन यहां जागीर के रूप में इन्हें दिया जाता है। तो बस इनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा कंटेंट्स नहीं थे। अब राजा के अगर कल्याणकारी कार्यों पे अगर हम चर्चा करते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूं, इन्होंने मंदिर भी बनाए, स्कूल बनवाए, नोले बनवाए, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था की। और सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इन्होंने शासन में स्थानीय लोगों को भागीदारी दी, यानी सत्ता को डिसेंट्रलाइज किया, इसलिए पंचायती राज भी कहते हैं। अब जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछने की संभावना नहीं है और वहां से प्रॉपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आखिर इनके राज्य के पतन के क्या कारण थे, उस डिक्लाइन ऑफ चंद डायनेस्टी, पतन के कारण। देखिए जितनी भी डायनेस्टी होती हैं उनमें जो डिक्लाइन होता है, चाहे मौर्यों की बात करें, गुप्ताज की बात करें, किसी भी शासक बादशाह या सुल्तान की बात करें, उसमें कुछ कॉमन कारण होते हैं। अगर इनकी बात करें तो देखिए विदेशी आक्रमण एक कारण था। विदेशी आक्रमण से तात्पर्य जैसे रोहिलों के अटैक होते थे, गोरखों ने आक्रमण किया, एक पतन का कारण था। दूसरा दरबारी षड्यंत्र। देखिए मैंने इनके एक शासक का नाम लिया था देवीचंद, जिसे चंदों का तुगलक भी कहते हैं। उसने मुगलों से टक्कर ली और भागकर ठाकुर द्वारा में शरण ली थी, उसी के मंत्रियों ने उसकी हत्या कर दी। यानी उस समय जो दरबार है वो षड्यंत्रों का केंद्र है। जब महेंद्र चंद शासक बना उसके समय भी यही स्थिति थी, जिसका गोरखों ने लाभ उठाया और चंदों का अंत करके गोरखा राज्य की स्थापना की थी। तीसरा योग्य शासकों का अभाव। देखिए योग्य शासकों के अभाव से तात्पर्य है, यानी यहां पर वंशानुगत शासन है। लेकिन जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा, अगर हम मौर्यों की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही योग्य है, उसका बेटा बिंदुसार योग्य है, उसका बेटा अशोक बहुत योग्य है। लेकिन उसके बाद अयोग्य उत्तराधिकारी आए और अशोक के 50 वर्षों के बाद मौर्य एम्पायर की दीवार गिर गई। हम किसी भी डायनेस्टी की बात करें तो उसके लिए जो सक्सेसर होता है, उत्तराधिकारी, वो हमेशा योग्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ योग्य शासकों का अभाव हो गया। इसके साथ साथ हम रिक्त राजकोष की बात कर सकते हैं, रिक्त राजकोष आदि। तो देखिए ये इनके पतन के कारण थे। तो स्टूडेंट ये छोटा सा टॉपिक मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। इसमें जो फैक्ट 2-4 जो भी डिस्कस किए उनको आप नोट कर लीजिए और आज की क्लासिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू।